साथियों, नदियों में जल संकट या विलुप्त होती नदियाँ और इनमें से प्रमुख कारणों में से एक कारण है नदियों में रेत खनन। आप सोशल मीडिया पर, समाचार पत्रों में इससे संबंधित खबरें पढ़ती रहती। जो ये रेत खनन के ठेकेदार हैं वो किसी भी हद तक गुजर जाते हैं, कोई भी अपराध करने से नहीं चूकते। तो आइए आज हम लोग समझते हैं कि ये रेत खनन किस तरह हमारे देश के लिए या हमारी प्रकृति के लिए या हमारी नदियों के लिए अभिशाप है। मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र की सिंध नदी अब कुछ दशक पहले तक सदा नीरा थी। अब इसमें बमुश्किल 6 महीने ही पानी रहता है। अभी इसमें इतना पानी है कि किनारे के इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन ये जल स्तर 20 दिन रहेगा। इससे रेत निकालने के लिए प्रवाह बंद कर दिया जाएगा। बड़ी बड़ी मशीनें उतार दी जाएंगी। सूखने से पहले ही मशीनें रेत निकालने में लग जाती हैं। जब पानी बरसता है, नदी में लहर आने के दिन होते हैं, तो रेत विहीन नदी में जलधार गिरते ही पाताल में लुप्त हो जाती है। उजड़ हो गई सिंध के सूखने के चलते इसके किनारे बसे गांव का जल स्तर 200 से 300 फुट तक नीचे जा चुका है। ये सभी जानते हैं कि यदि पानी चाहिए तो चंबल को फिर जलाना होगा। इसकी सतह पर रेत की मोटी परत के बगैर कुछ होने से रहा। उधर रेत के बगैर सरकार के विकास का रथ आगे बढ़ नहीं सकता। देश के विकास का मानक भले ही अधिक से अधिक पक्का निर्माण, ऊंची इमारतें और सीमेंट से बनी सड़कें हों, लेकिन ऐसी चमक दमक का मूल आधार बालू या रेत का खनन नदियों के लिए जहर साबित हो रहा है। नदियों का उथला होना और थोड़ी सी बरसात में उफन जाना, नदी तटों के कटाव के कारण बाढ़ आना, नदियों में जीव जंतु कम होने के कारण पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से पानी में बदबू आना, ऐसे ही कई कारण हैं जो मनमाने रेत उत्खनन से जल निधियों के अस्तित्व पर संकट की तरह मंडरा रहे हैं। प्रकृति ने हमें नदी तो दी थी जल के लिए, लेकिन समाज ने उसे रेत उगाने का जरिया बना दिया। देश की बड़ी नदियों को विशालता देने का कार्य उनकी सहायक छोटी नदियां करती हैं और बीते एक दशक में देश में 3000 छोटी नदियां लुप्त हो गईं। इसका असल कारण इन नदियों से बेतहाशा रेत निकालना था, जिसके चलते उनका बड़ी नदियों से मिलने का रास्ता बंद हो गया। देखते ही देखते वहाँ से पानी रूठ गया। नर्मदा को सबसे ज़्यादा नुकसान उसकी सहायक नदियों में रेत खनन से हुआ है। इसी कारण बड़ी नदियों में जल प्रवाह की मात्रा कम होती जा रही। नदी केवल एक बहता जल माध्यम नहीं, उसका अपना पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जिसके तहत उसमें पलने वाले जीव, उसके तट के सूक्ष्म बैक्टीरिया सहित कई तत्व शामिल होते हैं और उनके बीच सामंजस्य का कार्य रेत का होता है। पिछले साल ही राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में जब बनास नदी सूख गई तो रेत के लिए करीबी 4 नाले तक खोद डाले गए। कुछ साल पहले रायपुर, छत्तीसगढ़ के आसपास रेत की 60 खदानें थीं। प्रशासन ने उनकी संख्या घटाकर 10 कर दिए। रायपुर में विकास के कारण आए दिन बालू की मांग बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों की चेतावनी की समय रहते यदि चेता नहीं गया तो रायपुर से लगी शिवनाथ, खारून और महानदी में कुछ सालों में रेत खत्म हो जाएगी। कानून कहता है न तो नदी को 3 मीटर से ज़्यादा गहरा खोदें और ना ही उसके जल के प्रवाह को अवरुद्ध करें, लेकिन लालच के लिए कोई भी इनकी परवाह नहीं करता। एनजीटी कई बार अवैध उत्खनन को लेकर निर्देश दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल आंध्र प्रदेश सरकार पर रेत का अवैध खनन न रोक पाने के कारण 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा दिया था। मध्य प्रदेश की सरकार ने एनजीटी के निर्देशों की अवहेलना करते हुए रेत खनन की नीति बना दी। एनजीटी ने कहा था कि रेत परिवहन चलने वाले वाहनों पर जीपीएस लगा दो ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके, पर आज भी पूरे प्रदेश में खेती कार्य के लिए स्वीकृत ट्रैक्टरों से रेत ढोई जा रही है। आज जरूरी है कि मशीनों से रेत निकालने, नदी के किस हिस्से में रेत खनन पर पूर्ण पाबंदी हो, परिवहन के किस मार्ग में इस्तेमाल हो, ऐसे मुद्दों पर व्यापक अध्ययन हो। साथ ही नदी तट के बासिंदों को रेत खनन के कुप्रभाव के प्रति संवेदनशील बनाने के प्रयास होने चाहिए। आम लोगों को ये बताना जरूरी है कि रेत निकालने के बाद नदी तट में लगी जमीन कमज़ोर होती है और इसका असर इमारतों की नींव पर पड़ता है। तो आइए रेत खनन को रोकें और नदियों को बचा लें।